हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना विकास कुमार एजुकेशनल चैनल एमओपी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे असममितता यानी एस डिससिमेट्री। ठीक है, तो आप हेडिंग लगाना असममितता। डिससिमेट्री, डिससिमेट्री क्या होती है? ठीक है, यदि किसी यौगिक के अंदर पीओएस, सीओएस व एएओएस ये क्या है, सिमेट्रियां है, ये अनुपस्थित हो, अनुपस्थित वो क्या कहलाएंगे? असममितता कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सीओएस यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो आप हेडिंग लगाना सीओएस, सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी सममितता का केंद्र। सममितता का सममितता का केंद्र क्या होता है? ठीक है, सममितता का केंद्र क्या होगा? ऐसा काल्पनिक बिंदु, ऐसा काल्पनिक बिंदु जहां से किसी यौगिक की तरफ जाने पर कोई समूह प्राप्त होता है तथा उसी बिंदु से विपरीत दिशा में जाने पर भी समान समूह प्राप्त होता है, तो वो क्या कहलाएगा? सीओएस यानी सममितता का केंद्र। तो आप लिखना ऐसा काल्पनिक बिंदु जिससे किसी भी दिशा में चलने पर, यानी ऐसा काल्पनिक बिंदु जिससे किसी भी दिशा में चलने पर कोई समूह प्राप्त होता है तथा उस बिंदु से विपरीत दिशा में जाने पर भी समान समूह प्राप्त होता है, सीओएस कहलाता है। ठीक है, सीओएस कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देखना आप, CH3 H NH C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O, यहां आ जाएगा इधर H और इधर CH3। ठीक है, ये क्या है? हमारे पास कोई एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के अंदर हम देखते हैं कि ये मान लो हमारे पास सीओएस है, यानी ये कोई काल्पनिक बिंदु है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस काल्पनिक बिंदु से किसी भी दिशा में चलने पर कोई समूह प्राप्त होता है या नहीं। मान लो हम इस बिंदु से इस दिशा में चलते हैं तो हमारे पास क्या समूह है? सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, और सीओएस होने के लिए क्या होगा कि इसी बिंदु से विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी चलने पर भी समान समूह प्राप्त हो, तो वो क्या होगा? सीओएस होगा। यानी इससे इधर चलने पर सी डबल बॉन्ड ओ प्राप्त होता है और इधर चलने पर विपरीत दिशा के अंदर भी सी डबल बॉन्ड ओ ही प्राप्त होता है, तो ये क्या होगा? सीओएस। ठीक है, इससे हम इधर चलते हैं एनएच की तरफ, तो हमारे पास क्या समूह आया? एनएच। इसके विपरीत चलने पर भी एनएच प्राप्त हो रहा है, तो भी ये क्या होगा? सीएच। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इससे
इस तरफ चलने पर हमारे को क्या प्राप्त हो रहा है, H, और इसके विपरीत चलने पर भी हमारे को क्या प्राप्त हो रहा है, H। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके इस दिशा में चलने पर हमारे पास कौन सा समूह आ रहा है, CH3, और इसके विपरीत दिशा के अंदर भी चलने पर भी क्या प्राप्त हो रहा है, CH3। तो ये यौगिक का क्या होगा, COS, यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है, आप दूसरा एग्जांपल देखना, हमारे पास दूसरा एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल क्या है हमारे पास, CH3, एक मिनट, दूसरा एग्जांपल है हमारे पास CH3H NH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O NH CH3 और H। ठीक है दोस्तों, हम मान लेते हैं कि इसके अंदर कोई बिंदु है, काल्पनिक बिंदु ये, इसके हम विपरीत दिशा के अंदर चलते हैं या किसी भी दिशा में चलते हैं तो हमारे पास इधर C डबल बॉन्ड O आ गया, इधर C डबल बॉन्ड O, इधर NH, इधर NH, यहां तक तो हम बोल सकते हैं कि ये COS होगा। बट आगे देखते हैं, आगे क्या होगा, हम इधर CH3 प्राप्त होता है और इसके विपरीत चलने पर हमारे पास क्या आ रहा है, H आ रहा है, और इधर चलने पर CH3 आ रहा है और इसके विपरीत चलने पर H आ रहा है। तो ये क्या नहीं होगा, ये वाला पॉइंट COS नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप इसे नोट करना, इसके बाद हम देखेंगे POS यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक बार आप इसे नोट। दोस्तों आप एक नोट लगा के एक पॉइंट लिखना, नोट लगा क्या पॉइंट लिखूंगी, नोट लगा के आप पॉइंट लिखना, यदि किसी परमाणु की ज्यामिति चतुष्फलकीय हो तो उस परमाणु के सापेक्ष COS नहीं होगा। नोट लगा के क्या पॉइंट लिखना है, यदि किसी, यदि कोई परमाणु के सापेक्ष, यदि किसी परमाणु के सापेक्ष ज्यामिति चतुष्फलकीय हो, ज्यामिति ज्यामिति चतुष्फलकीय हो, कोष्टक में लिखना sp3 संकरण हो, तो यदि किसी परमाणु के सापेक्ष ज्यामिति चतुष्फलकीय हो तो वहां COS नहीं होगा। जैसे आप एग्जांपल देखना, CH4, ठीक है, यहाँ पे कौन सी संकरण अवस्था है, sp3। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास CH3Cl मान लो। नेक्स्ट एग्जांपल है CH2FCl लिख लो। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास CHFClBr लिख लो। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला कार्बन क्या हो गया, किरेल कार्बन, ये वाला कार्बन क्या है, किरेल कार्बन। इन सभी के अंदर sp3 संकरण अवस्था है, यानी चतुष्फलकीय है। ये सभी क्या है, चतुष्फलकीय है, ये भी चतुष्फलकीय है। तो इसके अंदर COS होगा, इसमें भी होगा, नहीं नहीं इसमें COS नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। यानी हम बोल सकते हैं यदि कोई परमाणु के सापेक्ष ज्यामिति चतुष्फलकीय हो या संकरण अवस्था sp3 हो तो वहां COS नहीं होगा। तो एक बार आप इसे नोट करना, इसके बाद हम देखेंगे POS यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ दोस्तों आप हेडिंग लगाना, POS यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी सममितता का तल,
सममितता का तल। ठीक है, सममितता का तल क्या होता है? ऐसा काल्पनिक तल जो यौगिक को दो बराबर भागों के अंदर बांटे और दोनों यौगिक समान प्राप्त हो, यानी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, तो वो क्या होगा? पीओएस। तो आप हेडिंग वो लिखना इसके अंदर, यौगिक में ऐसा काल्पनिक तल जो यौगिक को दो समान भागों में बांटे या दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, पीओएस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और हम देखेंगे पीओएस की संख्या कितनी भी हो सकती है, तो आप लिखना किसी यौगिक में कितने भी पीओएस हो सकते हैं। ठीक है, और यदि किसी यौगिक के अंदर एक पीओएस होगा तो प्रकाश यौगिक प्रकाशीय अक्रिय होगा। एक पीओएस होगा तो यौगिक प्रकाशिक अक्रिय होगा। ठीक है दोस्तों, अब आप एग्जाम्पल देखना कि किस प्रकार से यौगिकों में पीओएस उपस्थित होगा। एग्जाम्पल देखना, जैसे मान लो हमारे पास कोई यौगिक है ए, ठीक है, इसके अंदर हम इधर से इस अणु को काटते हैं, एक इधर से हम इस अणु को काटते हैं, ये क्या होगा? स्लाइस कट। इसको क्या बोलते हैं? इधर वाले काट, इधर से हम काटते हैं, इसको बोलते हैं स्लाइस कट। यौगिक के अंदर स्लाइस कट लगाया तो यौगिक को दो भागों के अंदर बट गया, यानी ये कोई हमारे पास ए है, ठीक है, इस ए को हम इस प्रकार काटते हैं, तो आगे वाला और पीछे वाला दो भागों के अंदर ये बढ़ जाएगा और दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे, तो इसके अंदर क्या होगा? पीओएस उपस्थित होगा। हमारे पास एग्जांपल है बी, इसके अंदर हम स्लाइस कट लगाते हैं तो इसके अंदर भी पीओएस होगा, इसमें भी पीओएस होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ये कोई एग्जाम्पल है किसका? साइक्लोहेक्सेन का। इसके अंदर हम स्लाइस कट लगाते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम स्लाइस कट लगाते हैं तो यौगिक के दो दर्पण प्रतिबिंब बनेंगे, यानी यौगिक के बराबर बराबर दो भाग होंगे इधर से भी स्लाइस कट लगाने पर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? पीओएस होगा। ठीक है दोस्तों, हमारे पास एक एग्जांपल हो रहे हैं CH3 C≡O HCH3। इस यौगिक के अंदर स्लाइस कट लगाते हैं तो इसके अंदर भी क्या होगा? पीओएस होगा। ठीक है दोस्तों, आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री का पता लग गया होगा कि हम किस प्रकार बता सकते हैं कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद हम देखेंगे किरेल केंद्र की किरेल केंद्र क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे किरेल कार्बन। तो एक बार आप इसे नोट करना। हाँ दोस्तों, आप हेडिंग लगाना किरेल केंद्र, किरेल केंद्र यानी असममित केंद्र, इसको हम असममित केंद्र भी बोल सकते हैं, असममित केंद्र। ठीक है दोस्तों, असममित केंद्र क्या होगा, ऐसा sp3 संक्रमित का ऐसा sp3 संक्रमित परमाणु जिसके ऊपर जुड़े हुए सभी ग्रुप अलग अलग हो, यानी सभी परमाणु अलग अलग हो, तो वो क्या होगा, किरेल केंद्र। तो आप लिखना इसका, ऐसा sp3 संक्रमित, ऐसा sp3 संक्रमित परमाणु जिस पर जुड़े हुए सभी समूह या परमाणु अलग अलग हो, किरेल केंद्र कहलाता है, किरेल केंद्र कहलाता है। जैसे आप एग्जांपल देखना इसका, किरेल केंद्र का आप एग्जांपल देखना, CH3 CH C2H5 और Cl। ठीक है, यहाँ पे किरेल केंद्र क्या होगा, ये वाला कार्बन किरेल केंद्र होगा। ठीक है दोस्तों, आप एक एग्जांपल और देखना, हमारे पास है N, इधर H है, इधर CH3 है, इधर C2H5 है, और इधर लोन पेयर है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन क्या होगा, किरेल केंद्र। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल देखना आप, जिसे हमारे पास है फॉस्फोरस, इधर C2H5 जुड़ा हुआ है एक तरफ है CH3, एक है हाइड्रोजन, और इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर। तो ये फॉस्फोरस क्या होगा, किरेल केंद्र। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास CH3 CHD। ठीक है, तो ये वाला कार्बन भी क्या होगा, किरेल केंद्र। यानी हम बोल सकते हैं, यदि यदि किसी परमाणु के ऊपर समस्थानिक जुड़े हुए हो, तो सभी समस्थानिकों को हम अलग अलग परमाणु या अलग अलग समूह मानते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, सभी के सभी, ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्राइटियम है, ये तीनों के तीनों इसके समस्थानिक है। तो ये सभी क्या होंगे, अलग अलग, ये सभी क्या होंगे, डिफरेंट। तो ये वाला क्या होगा, कार्बन किरेल केंद्र। तो आपको किरेल केंद्र का पता लगाना आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे किरेल कार्बन की, किरेल कार्बन क्या होता है, तो आप इसे नोट करो। हाँ दोस्तों, आप हेडिंग लगाना किरेल कार्बन, इसको हम बोल सकते हैं असममित कार्बन, असममित कार्बन। किरेल कार्बन क्या होगा, ऐसा sp3 संक्रमित कार्बन जिसके ऊपर जुड़े हुए सभी समूह अलग अलग हो, वो क्या होगा, किरेल कार्बन। तो आप लिखना, ऐसा sp3 संक्रमित कार्बन जिस पर जुड़े हुए सभी समूह अलग अलग हो, किरेल कार्बन कहलाता है। ठीक है, यदि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज
नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर हो तो वो एक समूह की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर उपस्थित हो तो वो क्या इसकी भांति कार्य करेंगे, समूह की भांति। उस समस्थानिकों को अलग अलग समूह मानते हैं। समस्थानिकों को अलग अलग समूह मानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप किरेल कार्बन का एग्जाम्पल देखना कि किरेल कार्बन का क्या एग्जाम्पल होगा। हमारे पास है CH3 CH C2H5 OH। ये वाला कार्बन है, इसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग है। एक है हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है, एक OH से है, एक तरफ CH3 जुड़ा हुआ है और एक तरफ C2H5 जुड़ा हुआ है। तो ये वाला कार्बन क्या होगा, किरेल कार्बन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ये लोन पेयर जुड़ा हुआ है इसके ऊपर, ये C2H5 है, ये CH3 है, ये H है और ये लोन पेयर एक समूह की भांति कार्य करेगा। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ये वाला कार्बन क्या होगा, किरेल कार्बन। ठीक है, इसके बाद समस्थानिक जुड़े हुए तो किस प्रकार होगा, इसका भी एक एग्जांपल देखो आप, CH3 CHDOH। ठीक है, ये एक तरफ OH है, एक तरफ CH3 है, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ ड्यूटेरियम है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समस्थानिक। ये दोनों हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम एक दूसरे के क्या है, समस्थानिक, बट अलग अलग समूह है, यानी डिफरेंट ग्रुप है, दोनों डिफरेंट ग्रुप है। ठीक है, तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, इनसे जुड़ा हुआ ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, किरेल कार्बन। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।